नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कर्मयोगी यूथ में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छे होना भी चाहिए दोस्तों। चलिए, तो आज के करंट अफेयर के डेली सीरीज में डिस्क्रिप्टिव और टॉपिक वाइज डिटेल एनालिसिस के सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके दोस्त भी वैल्यूएबल और महत्वपूर्ण जो है वीडियो से परिचित हो सकें और उसका लाभ उठा सकें दोस्तों। तो आज का पहला जो टॉपिक है वो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। पहला टॉपिक है दोस्तों एसडीजी इंडिया इंडेक्स। दोस्तों आज इसको समझते हैं, ये क्या है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, इसको जारी करता है जो है नीति आयोग है। नीति आयोग हर वर्ष इसको प्रतिवर्ष जारी करता है। एसडीजी गोल के अचीवमेंट्स में को देखने के लिए, उसकी प्रगति की समीक्षा के लिए कह सकते हैं जारी करता है। 2018 से जारी करता जो है नीति आयोग है। कब से जारी कर रहा है? 2018 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। किसको दिया जाता है इस इंडेक्स में रैंकिंग? राज्यों को दिया जाता है। उसमें राज्य और संघ शासित प्रदेश दोनों शामिल होते हैं दोस्तों। दोनों को लोगों को दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? एसडीजी पर कौन सा राज्य कितना ज़्यादा काम किया उसके लिए दिया जाता है। टोटल कितने एसडीजी शामिल हैं? इसमें 16 एसडीजी को लेकर शामिल किया गया है। आपको जैसे कि पता होना चाहिए, कुल जो है एसडीजी को आप बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। कुल आपको पता होगा मुख्यतः जो है मुख्य 17 गोल हैं। 17 मुख्य गोल हैं दोस्तों। यही सामान्यतः सब कोई जानता है, एग्जाम में पूछते हैं। लेकिन इसके अगर पूछा जाए उप लक्ष्य जो है वह 169 लक्ष्य हैं दोस्त। तो इसमें एसडीजी में मुख्य में से 16 एसडीजी में शामिल हैं। इसके बाद इसमें जो है 116 है, याद रखिएगा 116 जो है इंडिकेटर्स भी इसमें शामिल हैं। सॉरी दोस्त, 116 नहीं 115 ना। 115 इंडिकेटर के आधार पर राज्यों को क्या दिया जाता है? रैंकिंग प्रदान की जाती है। जो 116 ये मानक हैं, जिसको नाम से बोल सकते हैं। 115 मानक में से जो राज्य, इसको कितने में बांटा गया? अंक के हिसाब से 0 से लेकर के 100 के बीच में डिवाइड कर दिया गया है। अब जो राज्य जितना अधिक इसमें मानक पाता है, प्राप्त करता है, उसको उतना अच्छा जो है परफॉर्मर माना जाता है। ये माना जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम किया है। तो इस हिसाब से अच्छा, इसको 0 से 100 को इसको 4 भागों में डिवाइड भी किया गया है। पहले को बोलते हैं एस्पिरेंट, इंग्लिश में आप समझिए तो सही रहेगा। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतियोगी बोलते हैं दोस्तों। और दूसरे को हम बोलते हैं परफॉर्मर और तीसरे को बोलते हैं फ्रंट रनर बोलते हैं, फ्रंट रनर। और फोर्थ वन को हम बोलते हैं अचीवर्स, ठीक ना, अचीवर्स। जिसमें दोस्तों एस्पिरेंट में जो ऐसे राज्य जो 0 से 49 के बीच में मानक पाते हैं उनको एस्पिरेंट बोलते हैं। और जो 50 से लेकर के 64 पाते हैं, 50 to 64 पाते हैं, उनको हम परफॉर्मर बोलते हैं। उसके बाद 65 से लेकर के 65 से 99 तक जिनको मिलता है उसको फ्रंट रनर बोलते हैं। और जो अचीवर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? 90 बोलते हैं, 99। ठीक दोस्त, तो ये 100, ठीक ना, 100 जो ये होते हैं अचीवर्स होते हैं उनको 100 मिलता है। हिंदी में आप बोलेंगे प्रतियोगी, परफॉर्मेंस बेहतर काम करने वाला, फ्रंट रनर सबसे आगे रहने वाला, अचीवर्स मतलब लक्ष्य प्राप्त करता। ये 4 लोग हो गए। इसमें याद रखिएगा कोई भी स्टेट इंडिया का जो है एस्पिरेंट में की कैटेगरी में शामिल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सारे राज्य जो है कम से कम 50% से अच्छा काम कर रहे हैं, जितना भी लक्ष्य रहेगा उससे अच्छा है। जो सबसे निचले पायदान पर है वो बिहार है, उसका कौन सा रैंक है? 52 रैंक नहीं, उसको 52 इसमें से अंक मिले हैं। कितने? 100 में से 52 अंक मिले हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पे हैं झारखंड, उसको कितना मिला? उसको 56 अंक मिले हैं। और सबसे बेहतर काम करने वाले देश में कौन सा राज्य है? वो राज्य है केरल। इस केरल राज्य को कितना मिला है? इसको 75 मिला है, इसको 75 मिला है दोस्तों। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप बोल सकते हैं फिर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, इन दोनों को HP आप लिख लीजिए साथ में, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु TN, ये दोनों जो है एक साथ मतलब 74 अंक के साथ जो है ये सेकंड स्थान पे बने हुए हैं। ये हो गया। तो
अब जारीकर्ता इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को बनाता कौन है, ये बात ध्यान रखिएगा। विजन के टेस्ट सीरीज में अक्सर ये सवाल पूछ लेता है ना। तो इसको जो बनाने वाला है वो है कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है एसडीजी का, मतलब कि जो यूनाइटेड नेशन का इंडिया में विभाग है या उसका भाग है, वो उसके सहयोग से मिल करके, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है दोस्त, ये मतलब सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्लस यूएन इंडिया, ठीक है, यूएन इंडिया मिलकर के क्या करते हैं, इस इंडेक्स को बनाते हैं और नीति आयोग क्या करता है, इसको जारी करता है। ठीक दोस्त, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब ये बात आप लोग सोच रहे होंगे कि हम एसडीजी मतलब सतत विकास लक्ष्य क्या है, क्यों इतना है, तो कितना है। अगर कोई ऐसे बच्चे जो नए हैं, खास करके देखिए हम इस पर भी फोकस करें, फाउंडेशन के बच्चे और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नहीं निकल रहा है, शुरुआत कर रहे हैं, उनके ऐसे बच्चों के लिए ये चैनल सबसे बेस्ट है। उन्हीं को हम ध्यान में रख करके इस तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा दोस्त कि जो एसडीजी के ये सतत विकास लक्ष्य 17 हैं। 17 कौन से, आइए हमारे साथ एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर में इनके लिए इतना मेहनत क्यों किया जा रहा है, कि क्या इतने महत्वपूर्ण हैं वो, तो हम देखते हैं। हाँ, तो याद रखिएगा ये जो क्रम संख्या है, क्रम संख्या महत्वपूर्ण है। आप उठा के देखिएगा 2018 में, 19 में पीसीएस में एक सवाल मोस्टली जो है पूछता है एसडीजी गोल से कि 5वां कौन सा, 6ठा कौन सा, सामान्यतः ही पूछता है 10वां कौन सा, 13वां कौन सा, तो इस तरह वो पूछता है। तो आप हमारे साथ जो है एक के बाद एक कहते चले जाते हैं। इसको बोलते हैं, पहले नंबर पे है नो पावर्टी। नो पावर्टी को हिंदी में आप बोलेंगे इनकी गरीबी रहित, ठीक है, नो पावर्टी। नो पावर्टी पहला है, गरीबी रहित। दूसरे को बोलते हैं जीरो हंगर, जिसको आप बोलते हैं कि भूख रहित, कोई भी चीज़ मतलब कोई भी विश्व में भूखा न रहे, ठीक, ये भूख रहित है। तीसरे नंबर पे स्वास्थ्य एवं वेलबींग, हेल्थ एवं वेलबींग बोलते हैं, स्वास्थ्य या अच्छा स्वास्थ्य बोलते हैं, ये तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे है क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है चौथे नंबर पे, और चौथे नंबर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है दोस्त। और 5वें नंबर पे आपका आ जाता है ये जेंडर इक्वलिटी है, मतलब कि लैंगिक समानता बोलते हैं दोस्त, लैंगिक समानता। लैंगिक समानता 5वां हो गया, यही आप लोग समझते चलिए। उसके बाद 6ठे नंबर पे है स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, जिसको आप बोलते हैं मतलब कि स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, ठीक। 7वें नंबर पे है वहनी एवं दक्ष ऊर्जा। वहनी मीन्स क्या होता है दोस्त, आपको ही बताइए। वहनी एवं दक्ष ऊर्जा या प्रभावी ऊर्जा भी आप बोल सकते हैं। वहनी मीन्स ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए जो हर व्यक्ति, जो गरीब तबके का है, गरीब परिवार का है, वो भी वहन कर सके, उसको आप क्या बोलते हैं, वहनी बोलते हैं कि वो इस चीज़ को कर सके। दूसरा आर्थिक समृद्धि एवं विशिष्ट काल, 8वां है। आर्थिक जो भी समृद्धि है, जो भी आर्थिक विकास होना चाहिए वो कितना कैसे होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए। आर्थिक समृद्धि, ठीक है, आर्थिक समृद्धि सतत होना चाहिए, ये नहीं पर्यावरण को नुकसान कर दे। एवं उत्कृष्ट काल, ठीक है, एवं उत्कृष्ट कार्य होना चाहिए, ठीक दोस्त। उसके बाद आपका नवा आता है, नवे पे है दोस्तों उद्योग है दोस्त। उद्योग नवाचार एवं अवसंरचना, उद्योग नवाचार एवं अवसंरचना। 10वें पे है इनइक्वालिटी को, समानता मतलब कि असमानता को दूर करना, असमानता को दूर करना है दोस्तों। 12वां ये 10वां हो गया, असमानता को दूर करना। और 11वां प्यारे दोस्तों है, 11वां है हमारा, 11वां में बोलते हैं सतत शहर क्या होना चाहिए, सतत और या संवहनी होना चाहिए, संवहनी या सतत, जिसको बोलते हैं संवहनी शहर। एवं समुदाय, जो समुदाय हैं एवं, ठीक है, एवं समुदाय होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों उत्तरदायी उपभोग। आगे आप नोट कर लीजिए, 11 हो गया। 12 नंबर पे है उत्तरदायी उपभोग। उत्तरदायी उपभोग मतलब क्या हुआ, बताइए आप कोई। उत्तरदायी उपभोग, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन बोलते हैं, उपभोग
उपभोग। इसका मतलब हो कोई भी चीज़ हम उपभोग करते हैं तो प्रकृति से इतना ध्यान रखें हम कि जो भी चीज़ें हैं वह हमारी जिम्मेदारी है उसको रेस्टोरेशन करने का भी, इसलिए हमको मतलब जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए। 13वें नंबर पे है मेरे प्यारे दोस्तों जलवायु कार्यवाही, ठीक है। जलवायु के लिए हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पिघल रहे हैं, मतलब कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो उसके लिए हम जलवायु कार्यवाही हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं, हम उसके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं, ठीक। 14वें नंबर पे जलीय प्राणी, जलीय प्राणी इसको बोलते हैं लाइफ बिलो वाटर, जलीय प्राणी लाइफ बिलो वाटर। 15 नंबर पे 15वें को क्या बोलते हैं लैंड लाइफ ऑन लैंड, मतलब कि धरातली प्राणी, धरातली प्राणी। उसके बाद 16वां क्या है शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण एवं सशक्त संस्थान, ये याद रखिएगा, न्यायपूर्ण शांतिपूर्ण एवं सशक्त संस्थान। अच्छा आप लोग कोई ये बताइए 17वें नंबर पे क्या होना चाहिए, ये विश्व के लेवल पे किया गया है, 17वें नंबर पे क्या होना चाहिए आप खुद ही बताइए, कोई अनुमान लगा बोलिए। 17वें नंबर पे यह गोल है, आप किसी को नहीं बोलना चाहिए कि 17वें नंबर पे विश्व के सभी देश मिल करके आपसी सहयोग से काम करें। तो 17वां क्या होगा साझेदारी, परस्पर साझेदारी एवं समन्वय। 17वां क्या होगा परस्पर साझेदारी एवं समन्वय। अब आइए दोस्त, ये जो है 17 गोल रखे गए। कब रखा गया 2015 में इसको निर्धारित किया गया, और ये यूनाइटेड नेशन के सानिध्य में या उसके नेतृत्व में इस लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। इससे पहले मिलेनियल गोल हुआ करता था, सहस्त्राब्दी लक्ष्य गोल बोलते थे, इसको 2015 तक लागू किया गया था। 2000 से लेकर 2015 के बीच इसको प्राप्त करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका विश्व के द्वारा। तब जो है 2015 में इस लक्ष्य 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया और कहा गया कि विश्व के समस्त देश आपस में मिल करके ऐसी कोशिश करेंगे कि इन 17 लक्ष्यों को 2030 तक, कब तक दोस्तों याद रखिएगा 2030 तक प्राप्त कर लेंगे। अब जो है याद रखिएगा पीसीएस में ऐसे सवाल अवश्य पूछ लेता है, बीपीएससी में पूछा हुआ है 65वीं में पूछा है, और आइए इसमें यूपी पीसीएस में भी पूछा है। कब तक के लिए, तो याद रखिएगा कब तक के लिए 2030 तक के लिए प्राप्ति के लिए है। इसलिए इसके मतलब कि समीक्षा करने के लिए, प्रगति करने के लिए हर राष्ट्र कोशिश भी करता है। तो इन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स की शुरुआत की गई है दोस्तों। मुझे लगता है कि हर एक चीज़ें इसमें हमने देख लिया होगा। ज़्यादा चीज़ें अगर कोई भी चीज़ें छूटी होंगी दोस्त तो आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सीधे सवाल पूछिएगा, हम सारी चीज़ों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और जवाब देंगे दोस्त, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव। नेक्स्ट है दोस्त, अब आप देख रहे हैं इस समय भी इतनी गर्मी लग रही है, गर्मी का मौसम है दोस्तों, पसीने से पूरा भीग रहे हैं, गर्मी ही ऐसी पड़ रही है। अगला है तो अगला टॉपिक है हमारा डीप डिकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव। अब आप सोचिए डीप डिकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव क्या होगा, इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव। हमेशा कभी भी आप सभी जितने भी नए एस्पिरेंट हैं, नए तरीके से कर रहे हैं या पुराने हैं 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक आध ये वो तो लगभग समझ जाएंगे, लेकिन जो भी नए हैं वो लोग आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दीजिए दोस्त कि आप उस शब्दों को पकड़िए कि उस शब्द का क्या मतलब। जैसे इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव, इसमें आप खुद सोचिए क्या होगा भाई, है कि नहीं। तो पहला अगर इंडस्ट्रियल है तो पहली कोई भी चीज़ होगी इनिशिएटिव, ये तो इंडस्ट्री से रिलेटेड होगी, औद्योगिक की कोई गतिविधि होगी, औद्योगिक समुदाय होगा, कुछ तो होगा पक्का। इंडस्ट्रियल डीप का मतलब जो भी चीज़ होगी गहन होगी, अच्छी तरह से उस पर होगा ना। डिकार्बोनाइजेशन मतलब को कार्बन को दूर करने के लिए, है ना। डिकार्बोनाइजेशन मीन्स क्या होता है, कार्बन को दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए जो प्रोसेस होती है, हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, डिकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव। मतलब कोई भी नया नवाचार, कोई भी हम आप मिलकर कोई भी शुरुआत कर दें, भाई दोस्त चलो हम ये काम कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं
इनिशिएटिव बोलते हैं, कार्यक्रम बोलते हैं ना, कोई भी नवाचार हम शुरुआत करते हैं। तो सेम थिंग्स हेयर, यहाँ पर भी वही चीज़ होती है, डीप डिकार्बोनाइजेशन, इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव। तो अब इस पर हम बात करते हैं, ये जो है वैश्विक स्तर की एक संगठन है। वैश्विक स्तर का क्या है, एक संगठन है। किन किन लोगों का, यह निजी और सरकारी इंडस्ट्रियल शिक्षाविदों नीति निर्माताओं का एक संगठन है। किस काम के लिए, इस उद्देश्य क्या है, इसका कार्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि इंडस्ट्री उद्योग क्षेत्र से जो है कार्बन को हटाना, एक तरह से कहिए, और उसको कम करना, नवाचार लाना, और इंडस्ट्री में उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को मिनिमाइज करना, दूर करना, उसको, ये उद्देश्य है दोस्तों। और इसका कार्य क्या है, ये इसके लिए जो है नीतियाँ बनाता है। इंडस्ट्री से पॉल्यूशन को कम करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारी जो भी प्रदूषक होते हैं उसको कम करने के लिए नीति बनाता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए व्यवस्थाएं बनाता है, योजनाएं बनाता है दोस्तों, कार्यक्रम बनाता है। उसके बाद नवाचार, जो नवाचार है, नई तकनीकें हैं, नई प्रौद्योगिकी मशीनरी है, उसमें निवेश करने के लिए भी सुगम और रास्ता बनाता है। ये हो गया दोस्त, इसके काम हो गए, ठीक है। तो मुद्दा आता है कि अभी क्यों न्यूज में, भाई क्या जरूरत है हमको पढ़ने की, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका महत्वपूर्ण क्या है, क्यों ये चीज़ें न्यूज में, ये चीज़ें देखिए हम कर रहे हैं डीप सॉरी दोस्त, इंडस्ट्रियल, इंग्लिश में लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, इंडस्ट्रियल डीप कार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव है दोस्त, इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव। अब आपने देख लिया ये क्या है, वैश्विक स्तर की एक संस्था है, ये निजी और सरकारी लोगों के लिए है। ये उद्योग क्षेत्र से जो है प्रदूषण को कम करने के लिए, प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे अन्य प्रदूषकों को कम करने के लिए ये संस्था है। एक प्रोग्राम चलाया गया, हाँ आपने कार्य देख लिया, उद्देश्य देख लिया, इसको दूर करना, कार्य आपने देख लिया, नीति निर्माण करना है, इसके लिए बेहतर नवाचार बनाना है, उसको इम्प्लीमेंट लागू करना है दोस्त, ये सब इसके कार्य हो गए, है ना। तो अब नेक्स्ट मुद्दा आता है कि इसका न्यूज में क्यों है। न्यूज में दोस्तों इसलिए है कि इसके जो है स्वच्छ ऊर्जा मिनिस्ट्रियल, है ना, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की एक मीटिंग हुई है। अब क्लीन मिनिस्ट्री, ये स्वच्छ ऊर्जा के लिए, इसे नाम से पता चलता है, स्वच्छ ऊर्जा के लिए मंत्रियों की, देश विश्व के मंत्रियों की कोई मीटिंग होगी, समिट होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग, है ना। तो उसी में जो है एक ये सोचा गया कि भाई इसको लागू करने के लिए एक कार्य मीटिंग, एक कार्य क्या होगा, कार्य प्रक्रिया जारी की कि हम इसको कैसे कैसे कार्य किया जाएगा, इसलिए ये न्यूज में है, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। अब हम देख लेते हैं भाई ये क्लीन स्वच्छ ऊर्जा मिनिस्ट्रियल क्या है ना, मिनिस्ट्रियल, ठीक है। ये स्वच्छ ऊर्जा मिनिस्ट्रियल है क्या ने, इसको बोलते हैं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। ये क्या है, ये जो है ये 2015 में, याद रखिएगा, 2009 में जो है यह भारत के नेतृत्व में, भारत और ब्रिटेन के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके, भारत और ब्रिटेन के, यूके के नेतृत्व में शुरुआत की गई थी, और इसका उद्देश्य था स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित प्रमोट करना। और 2009 में कब किया गया था, कोप, याद रखिएगा, कोप 15वां, ये कहाँ पर हुआ था, कोपेनहेग में हुआ था, कोपेनहेग में हुआ था। उसी समय इसका, इस मिनिस्ट्रियल का संगठन की शुरुआत की गई थी, कोशिश की गई थी दोस्त ने। तो ये चीज़ है, अपने इसी में शुरुआत की गई थी, और इसी मीटिंग में इस व्यवस्था को लाया गया है। अब जो है इसमें कितने देश हैं, इसमें 29 मतलब 29 सदस्य देश हैं, और उन लोगों की मिनिस्ट्री है स्वच्छ ऊर्जा के लिए काम करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर भारत के नेतृत्व में है तो भारत भी रहेगा। अब जो है डीप, इसमें जो ये डीप इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बोनाइजेशन में जो है इसके कौन कौन है, कनाडा है और जो है जर्मनी, इसके भी मेंबर हैं, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों अपना ये टॉपिक। अब नेक्स्ट हमारा है
उपग्रह आधारित इंटरनेट। अगला क्या है? उपग्रह आधारित इंटरनेट। उपग्रह आधारित, आप लोग दोस्त खुद सोचिए, ये उपग्रह आधारित मतलब क्या है? उपग्रह ग्रह नहीं है लेकिन ग्रह जैसा ही है ना? मतलब कि ये किसी का चक्कर लगा रहा है, उपग्रह मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला। तो उपग्रह आधारित इंटरनेट, जो भी इंटरनेट होगा वो उपग्रह आधारित होगा। आपको ये भी पता होगा उपग्रह क्या है? मानव निर्मित है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं ना। ये मानव निर्मित ग्रह उपग्रह होते हैं और ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए लॉन्च किए जाते हैं। कहाँ से? पृथ्वी से लॉन्च किए जाएंगे, क्योंकि अगर मानव निर्मित है तो सिंपल सी बात है ना। तो अब उपग्रह आधारित इंटरनेट है ना, उपग्रह आधारित इंटरनेट का मतलब हुआ कि उपग्रह से आधारित इंटरनेट होगा, ठीक है। अब उपग्रह आधारित इंटरनेट क्या है दोस्त? उपग्रह आधारित इंटरनेट है, ठीक। इस उपग्रह आधारित इंटरनेट में ना, इसमें क्या होता है? एक उपग्रह होते हैं, उसको लॉन्च कर दिया जाता है। ये अगर पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के ऊपर क्या किया जाता है? इसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए कोई भी जो सैटेलाइट या कोई भी ऐसी कृत्रिम पिंड को छोड़ दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उपग्रह बोला जाता है ना। ये पृथ्वी, ये किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का लगाता है। और उपग्रह दो तरीके के होते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, एक जियो स्टेशनरी और एक जो होता है पोलर स्टेशनरी। इसको हम किसी अन्य दिन चर्चा होगी तो उस दिन हम बताएंगे कि जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं, है ना। तो दोनों में ये अंतर है, तो इसको हम एक दिन बताएंगे दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में, किसी वीडियो में बताएंगे। तो आज अभी हम समझते हैं, ये उपग्रह होता है, इसके पृथ्वी के चारों ओर लगाता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर पृथ्वी के चारों ओर लगा रहा है, या कभी कभी ये स्टेशनरी है, इसके कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र को ही कवर करता है, तो अगर हम कोई ऐसी व्यवस्था लॉन्च कर दें, इंटरनेट जो जगह जगह केबल के थ्रू पहुंचाया जाता है, अगर इसको हम ऊपर से लॉन्च कर दें तो यहाँ से आ करके इन क्षेत्रों में, आप जानते होंगे कभी कभी नेट जो है गाँव में तो काम ही नहीं करता है। कभी कभी आप ऐसे हिल एरिया में, स्टेशन में चले जाते हैं कि यहाँ पर इंटरनेट नहीं काम करता। तो अगर यहाँ सैटेलाइट हो और ऊपर से यहाँ कनेक्शन मिले, तो आप हिल एरिया में पहुँच जाएँ या सुदूर गाँव पहुँच जाएँ, क्या फ़र्क पड़ता है? ऊपर से मिलने आया टावर है या नहीं है, कोई मतलब नहीं दोस्त। तो इसीलिए इस व्यवस्था को आप क्या बोलते हैं? उपग्रह आधारित इंटरनेट है। तो अब आप सोचिए कि इस तरह के उपग्रह देने के लिए अगर यहाँ पर हाई पावर के क्या होने चाहिए? बैंडविड्थ है ना, हाई पावर के बैंडविड्थ वाले क्या होने चाहिए? बैंडविड्थ वाले यहाँ पर ये उपग्रह होने चाहिए। ये बैंडविड्थ क्या होने चाहिए? हाई पावर के होने चाहिए ना। हाई पावर मीन्स इंटेंसिटी बोलते हैं ना, लो उसके होने चाहिए, इसको प्रोवाइड कर दें। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा उपग्रह होंगे, है ना, तभी तो एरिया कवर करेंगे ना। बहुत कितने एरिया कवर कर पाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा होने चाहिए। ये चीज़ें हो गई, आपने ये समझ लिया इंटरनेट, उपग्रह आधारित इंटरनेट क्या, इसी के माध्यम से इंटरनेट मिलेंगे। इसमें एक चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी दोस्त, अगर ऐसा रहेगा तो हवाई जहाज़ों में इंटरनेट की सुविधा अक्सर नहीं मिल पाती है। तो इससे अगर इस तरह व्यवस्था हो जाएगा तो हवाई जहाज़ों में भी इंटरनेट की फैसिलिटी आसानी से दी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्त ना। उसके बाद जैसा कि हमने बताया हिल एरिया में और आप इंटीरियर या सुदूर क्षेत्रों में चले जाएंगे, वहाँ पर भी आपको ये सुविधाएं मिलती रहेंगी। ये हो गया। अब मुद्दा आता भाई हम पढ़ा क्यों रहे हैं, क्या न्यूज़ है? तो न्यूज़ हर चीज़ के लिए न्यूज़ होना चाहिए ना, वो तो हर एग्ज़ाम का ये सिस्टम न्यूज़ में है तो पूछेगा, है ना। तो आइए, ये न्यूज़ में क्या, एक OneWeb नाम से कंपनी है। कौन सी कंपनी दोस्त? OneWeb, है ना। OneWeb नाम से ये यूरोपियन एक कंपनी है। उसने जो 28 जो है सैटेलाइट लॉन्च किए। कितने लॉन्च किए? 28 सैटेलाइट लॉन्च की है। अब 28 सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद इसके पास कुल कितने हुए? 218 कितने हुए? 218 जो है सैटेलाइट इसने लॉन्च कर दिया। यह लॉन्च कर दिया है। उसके बाद ये लॉन्च करके जो यूरोप का जो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र है, यूके सहित, यूके जर्मन से, उन क्षेत्रों में यह इंटरनेट, उपग्रह आधारित इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। इसका उसने एक नाम दिया, ये क्या, 36 दोस्तों, 3836, ठीक। इस सर्विस का जो उसने नाम दिया है वह उसने नाम दिया 5 to 50 सर्विस। क्या नाम दिया? 5, चलने में गर्मी की वजह से स्केल भी नहीं चला, 5 to 50 सर्विस,
क्या नाम दिया है 5 to 50। इसमें याद रखिएगा जो 50 है इसका एक वजह है, ठीक दोस्त। इस 50 का मतलब ये हुआ कि जो 50 नॉर्थ हेमिस्फीयर में मतलब उत्तरी हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो 50 डिग्री ये अक्षांश है, 50 अक्षांश पे जो अक्षांश रेखा है, ठीक है, इस अक्षांश रेखा से उत्तर में रहने वाले देशों को ये क्या करेगी, ये सर्विस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और इसको जो है OneWeb कंपनी कहाँ से ये 36 सैटेलाइट को लॉन्च की है, रूस से लॉन्च की। ये इतना न्यूज हो गया, ठीक है। अब कुछ इसमें मुद्दे भी हैं। अगर लॉन्च है तो पहला है, क्या ये पहली बात है, क्या ये जो है OneWeb कंपनी ने लॉन्च किया है ये पहला ऐसा प्रोग्राम है, अकेले यही है विश्व में, तो ऐसा नहीं है कि अकेले, ना। इसमें याद रखिएगा और भी एक स्टारलिंक, आप पिछले साल अगर पुराने दोस्त होंगे तो पढ़े होंगे, स्टारलिंक एक था ना, ये स्टारलिंक कंपनी थी, इसने भी स्टारलिंक योजना नाम से भी क्या लॉन्च किया था, इसको शुरुआत की थी, है ना। ये चीज़ हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें इश्यूज भी हैं, कुछ चैलेंजेज भी हैं, और क्या है इसके कुछ चैलेंजेज भी हैं और कुछ अपॉर्चुनिटी भी हैं। इसके चल नहीं रहा है दोस्त, ठीक है। चैलेंजेज क्या हैं आप सोच लीजिए कि 36 अगर एक बार में उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं और टोटल 228 लॉन्च किए जाते हैं, मात्र कितने यूरोपीय क्षेत्रों कितने को कवर करने के लिए अगर पूरे विश्व को कवर करना पड़े तो आप सोच सकते हैं कितना सैटेलाइट छोड़ना पड़ेगा। अगर इतने सैटेलाइट छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, अगर इतने सैटेलाइट छोड़ दिए जाए तो क्या होगा, पूरा कवर करें, पूरे ऑर्बिटर को तो ही घेर मारेंगे और दूसरे जो इंपॉर्टेंट सैन्य उपग्रह हैं, अभी आप और भी इंटरनेट सारी टीवी देखते हैं सब इंटरनेट बेस्ड हैं, अगर वो सब जो सैटेलाइट बेस्ड हैं, अगर इतने हो जाएं तो फिर क्या पता चला जो ये इंपॉर्टेंट है इनमें आपसी टक्कर की मात्रा बढ़ जाएगी, इतना टक्कर होंगे कि वही तहस नहस होंगे। वार जो अभी बात चले साइबर वार तो आधा वहीं हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये एक सबसे बड़ा चैलेंजेज है। उसके बाद अन्य देशों के बीच क्या हो जाएगा, कंपटीशन भी शुरू हो जाएगा। दूसरा चैलेंजेज क्या, ये पृथ्वी के चारों इतनी तेज़ी से घूमता है, इतनी तेज़ी से घूमता है, ये भी एक चैलेंज है कि इसको मेंटेन किए रहना भी बहुत बड़ी चुनौती है ना। ये इसके क्या हो गए चैलेंजेज हुए। अब इससे फ़ायदे होंगे क्या, फ़ायदे तो फ़ायदे ही हैं। पहला फ़ायदा आप लोगों ने जैसा देख ही लिया, क्या फ़ायदा है, ये पृथ्वी से ऊपर है और हर एरिया में, इंटीरियर में मतलब सुदूर क्षेत्र में, पहाड़ी एरिया में, गुफा में, हर जगह ये कवच करेगा, पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ इसमें फ़ायदा क्या होगा कि इतने सस्ते में मिल भी जाएगा, है ना। तीसरी चीज़ क्या होगा, हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। हर क्षेत्रों में नवाचार, इनोवेशन और अन्वेषण के काम भी सुदूर ऐसे जटिल और कठिन एरिया क्षेत्रों में भी किया जा सकता है ना दोस्तों। तो ऐसे ये सब क्या हो गए, इसके लाभ हो गए ना। एक मुद्दा आता है, क्या आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर उपग्रह छोड़ा जाएगा पृथ्वी के ऊपर कितना ऊंचाई में छोड़ा जाएगा, है ना। या आप लोग ये भी सोचते होंगे इसके कई ऑर्बिटल्स होते हैं, कई कक्ष होते हैं, कहाँ छोड़ा जाएगा। तो याद रखिएगा ये कहाँ छोड़ा जाएगा, LEO मतलब क्या होता है कोई बता दो, लो अर्थ ऑर्बिट, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, निम्न भू कक्षा में छोड़े जाते हैं। ये निम्न भू कक्षा क्या है भाई, ये निम्न भू कक्षा जो है पृथ्वी से 500 से लेकर के 2000 किलोमीटर, याद रखिएगा 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई को आप क्या बोलते हैं, निम्न भू कक्षा बोलते हैं। इस निम्न भू कक्षा के क्षेत्र में क्या दोस्त, ये अपना चक्कर लगाता है और नीचे रहेगा थोड़ा आसानी रहेगा, क्योंकि वैसे तो 36,000 किलोमीटर, कितने 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक उपग्रह छोड़े जाते हैं, है ना। तो ये किस में छोड़ा जाता है, निम्न भू कक्षा में छोड़े जाते हैं। तो ये रहा हमारा ये उपग्रह आधारित इंटरनेट व्यवस्था थी जिसमें आप लोगों ने देख लिया। अगला हम जो चलते हैं, जब अंतरिक्ष की बात कर ही रहे हैं तो एक अंतरिक्ष की और भी बात कर लेते हैं, है ना। तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा भाई। उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आए, आप तुरंत जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और तुरंत पूछिए। नहीं हो तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ करके वहाँ से भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको एक नंबर भी दे दिया जाएगा, अभी तो नंबर तत्काल में ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आपको जल्द ही व्हाट्सएप सुविधा भी हम देंगे, जिसमें आप व्हाट्सएप पे कॉल करके या मैसेज करके भी सीधे आप पूछ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में तो नहीं, लेकिन जल्द ही जल्द ये जो है इस सर्विस को भी हम लॉन्च कर देंगे दोस्तों। आपके बेहतरी के लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपके क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को भी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा भाई।
लाइक करते हैं इसलिए अपने आप को भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि आप लोग कर देते हैं, तो हमको मेहनत करना चाहिए, हमको आगे बढ़ने के काम करने चाहिए, है ना। तो ये हमारे लिए भी फ़ायदा होगा, हम आपके लिए अगर इतनी मेहनत इतनी गर्मी में कर रहे हैं, कूलर तक के बंद किए पड़े हैं, क्यों आप सोचे होंगे कूलर मैंने क्यों बंद कर दिया। कूलर इसलिए बंद कर दिया कि नॉइज आती है, आवाज़ आएगी ना बैकग्राउंड में, तो आप हमारी बात ही नहीं सुनेंगे। तो अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो थोड़ा जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना, आपको भी करना ही चाहिए। चलिए आगे आते हैं। आप व्यक्ति को अपना जिम्मेदारी निभाना चाहिए, करना चाहिए। बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा नहीं, तो बस आपकी बेहतरी के लिए कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, आगे आप लोग भी करेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं, आप लोग भी अच्छे हैं। तो अगला हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, है ना। क्या है अगला दोस्त टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक, ISS। ये क्या है, इसको थोड़ा समझेंगे, वास्तव में इसी के थ्रू दूसरी भी चीज़ें हैं हाल फिलहाल में। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 1998 में इसको भेजा गया था, तब से लेके आज भी काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय आपको जैसे समझ में या इस शब्दों से ही पता चला, अंतर्राष्ट्रीय होगा और अंतरिक्ष स्टेशन मतलब अंतरिक्ष में कोई स्टेशन होगा। नए बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे भाई अंतरिक्ष में स्टेशन कैसे हो सकता है, हाँ तो आप याद रखिएगा सही में अंतरिक्ष में स्टेशन है। पृथ्वी से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक घूमता हुआ एक स्टेशन या एक घर आप बोल सकते हैं, एक घर है, कहाँ पर 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता हुआ दोस्तों है। यहाँ पर लोग भी रहते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल किया जाता है, लेबोरेटरी जो उच्च कैटेगरी की हैं, उच्च स्तर की उत्कृष्ट स्तर की हैं, यहाँ पर होते हैं ना, बहुत सारे रिसर्च चलते रहते हैं। उसी में ये है 1998 में शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, तो इसमें नासा कहाँ का है, नासा अमेरिका का है, उसके बाद कनाडा का, ठीक है, फिर कौन सा यूरोपियन एजेंसी का जो है यूरोपियन एजेंसी का स्पेस स्टेशन, फिर रूस का, ठीक, उसके बाद जापान का, 5 हो गए दोस्त, हो गए 1 2 3 4 5, ये 5 देशों का जो है ये समूह है या इनके संयुक्त प्रयास से ये काम किया जा रहा है, चल रहा है ना। ये हो गया न्यूज, मतलब ये हो गया बेसिक बैकग्राउंड की चीज़ें। हम आज इसको पढ़ क्यों रहे, ये तो बहुत पुराना है, हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि हाल फिलहाल के वर्षों में कुछ दिनों से इस स्टेशन पे इंसान तो जाते थे और अपना रिसर्च करते थे, सारी चेकअप करके मेडिकल चेकअप के थ्रू जाते थे, लेकिन जानबूझ करके जो है 2 जीवों को यहाँ पर भेजा गया, बेबी स्क्विड, क्या नाम है, बेबी स्क्विड, ठीक, बेबी स्क्विड, ये एक छोटा सा जीव होता है इसको, और दूसरा टार्डिग्रेड, क्या है दोस्तों, टार्डिग्रेड एक ऐसा जीव है जिसको जल भालू भी आप बोलते हैं। ये ऐसा एक जीव है कि जो काफ़ी टेम्परेचर में, मतलब कि 100-150 डिग्री टेम्परेचर में भी ज़िंदा रह सकता है, कोल्ड में भी ज़िंदा रह सकता है, हवा नहीं पाए तो भी ज़िंदा रह सकता है, डेली नहीं करता। और आप इमेजिन कर रहे हैं बड़ा सा नहीं, बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बहुत छोटा सा। इन 2 चीज़ों को ले जाया गया वहाँ पर, क्यों लिया गया, उसका उद्देश्य क्या, इसी को हम जानते हैं। आप खुद सोचिए क्यों ले जाया गया। आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं, काम करते हैं। इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों में क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे खाने को पचाने में या एनस में रहते हैं, हेल्प करते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में भी मिलते हैं ना, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, हमारे माउथ में भी मिलते हैं, ठीक है। तो बगल कैविटी माउथ को बोलते हैं, बगल कैविटी में भी मिलते हैं, कैंडिडा नाम से भी मिलता है बैक्टीरिया, उसका नाम है। तो ऐसे ही इनका रोल होता है ना, तो इसलिए ले जाएगा कि अगर हम ले जाते हैं इनको तो इससे मतलब ह्यूमन और हम ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन, उनके अंतर संबंधों को समझा जाएगा, अध्ययन किया जा सकता है, वो हमारे लिए कितना हार्मफुल है। आपको ये भी पता है कि जो मोस्ट ऑफ द डिजीज होती हैं, बीमारी होती हैं, वो किसके थ्रू होती हैं, हमको बैक्टीरिया, वायरस या जर्म्स में अन्य चीज़ें भी आ जाते हैं ना।
तो उसके थ्रू होती हैं। अगर हम इनका अध्ययन कर लें तो हमको ये सारी चीज़ों का अध्ययन पता चल जाएगा। इससे ये भी पता चलेगा कि जीवों का विकास कैसे हुआ या हम इनको कंट्रोल कैसे करें। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बेबी स्क्विड और टार्डिग्रेड को अंतरिक्ष स्टेशन में ले जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। आपको एक चीज़ न्यूज़ में पता होगा कि इजराइल ने जो है चंद्रमा पे यही चीज़ भेज रहा था पिछले मतलब 19 में ये चीज़ भेज रहा था, और उसका जो वो था चंद्रमा पे वो क्रैश कर गया। मतलब कि वहाँ पर इंडिया भेजा था, सॉफ्ट लैंडिंग न करने की बजाय वो हार्ड लैंडिंग किया और क्रैश हो गया। और वहाँ पर भी ये टार्डिग्रेड चंद्रमा पर भी ऐसे ही गया और पिछड़ गया। ये रहा दोस्तों मतलब कि ये टॉपिक और क्यों लिया गया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो हो सकता है एग्जाम में टार्डिग्रेड को पूछ सके, टार्डिग्रेड को या बेबी स्क्विड को पूछ सके, और इसको हमें इम्पोर्टेंस क्या इसको पूछ सकता है। हम नेक्स्ट हमारा न्यूज़ जो है एंटी हेल गन। ठीक दोस्त, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा समझ में आया होगा। समझते रहिए, नोट्स आप बनाते जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। अभी तो हम नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, धीरे धीरे नोट्स भी देते रहेंगे आपको। तो अगला टॉपिक जो है एंटी हेल गन। इसको हिंदी में आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इसको हेल मतलब कि बर्फपात है ना, बर्फपात आप बोलते हैं या ओलावृष्टि बोलते हैं ना, ओलावृष्टि ने ओलावृष्टि एंटी ओलावृष्टि निवारक या रोधी भी आप बोलते हैं, ओलावृष्टि रोधी गन है ना। गन कैसी होती है आप बताइए आप लोग, गन कैसी होती है? आगे एक चीज़ तो गन में श्योर है, फिक्स ही है कि उसमें जो भी आगे का जो सिरा होता है वो कैसा होता है, वह पाइप जैसी होती है, ऐसी ही होती है ना। और नीचे कोई ज़रूरी नहीं ऐसी होती हो, लेकिन ऊपर तो ऐसे ही होता है। और एक यहाँ पर क्या होता है, नली होती है ना। तो जस्ट लाइक दिस, इसी तरह ये भी है एंटी हेल गन मतलब कि ओलावृष्टि रोधी गन है, ये बंदूक है, ठीक है। ये क्या है, इस बंदूक में आप जैसे कि जानते होंगे कि जितने भी बर्फीले एरिया हैं, पहाड़ी एरिया हैं, वहाँ पर बर्फबारी बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। जब बर्फबारी होती है या ओला की वृष्टि हो जाती है तो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ के जो पौधे होते हैं आपको पता होगा शंकुधारी होते हैं, उनके कैसे होते हैं, ऐसे शंकु जैसे बने होते हैं ना। और यहाँ पर पत्तों पे ये पत्तियाँ गिर जाती है, ठीक है। अगर ऐसे होगा, वो तो कुछ ही होते हैं ना, लेकिन फसलों में तो ऐसा चीज़ नहीं होता ना। फसलें तो मानो नहीं, तो वहाँ पर ले जाकर उगाई जानी। तो फसलें अगर ओला की वृष्टि हुई तो फसल पे बर्फ जम जाएगा, फसल तो बर्बाद हो जाएगी। और आपको ये भी पता होगा सेब जो होते हैं वो पहाड़ी एरिया में ही सामान्य जनरली होते हैं। तो सामान्यतः वहाँ होने के लिए बर्फ कई बार सेब की पूरी बड़ी फसल बागवानी ही बर्बाद हो जाती है। तब अब दोस्त इस सब की समस्या को दूर कैसे किया जा सके, उसी के लिए एक नया इनोवेशन आया है कि ये है एंटी हेल गन, मतलब ओलावृष्टि रोधी गन है ना। तो इसमें है क्या, इस सिस्टम को हम थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर एक एसिटिलीन गैस भर दी जाती है, क्या है, एसिटिलीन है ना, एसिटिलीन गैस यहाँ होती है ना। इसके नीचे वाले हिस्से में एसिटिलीन गैस भर देते हैं और ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है, ये और इसी के साथ क्या मिक्स कर देते हैं, वायु भर देते हैं ना। अब ये जब इसको तेज़ी से ऊपर की ओर प्रेशराइज करते हैं, आसमान में ऐसे प्रेशराइज करते हैं, तो इससे क्या हाई इंटेंसिटी की क्या होती है, हाई इंटेंसिटी मतलब उच्च तीव्रता की इससे क्या निकलती है, ध्वनि मतलब कि उच्च तीव्रता की वेव निकलती, तरंग निकलती है। क्या निकलती है, उच्च तीव्रता की तरंग निकलती है, उच्च तीव्रता की तरंग है ना। हाई इंटेंसिटी की तरंग वेव निकलती है, और इसको आप क्या बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी की तरंग को इसको बोलते हैं आप सुपरसोनिक, क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक वेव है ना। सुपरसोनिक वेव मतलब ये सुपरसोनिक वेव मतलब कि ध्वनि की गति से बहुत तेज चलने वाली है ना, इस तीव्रता की होती है। इसको शॉक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, इसको आप बोलते हैं दोस्तों
इसको शॉक वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉक वेव। शॉक वेव का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? आघात तक इतनी तेज़ी से आघात करती हैं कि अगर ऊपर क्यूमुलोनिम्बस मतलब जिसको क्या बोलते हैं? कपासी वर्षा मेघ। अगर कपासी वर्षा मेघ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना है और यहाँ पर अगर बर्फ़ कंडेंस होकर संघनित होकर ये बर्फ़ बनने वाली है आपस में जम के, तो क्या करती है? इससे निकलने वाली ये वेव जो होती है इसको तितिर बितिर कर देती है। इसमें इतना प्रेशर करती है कि ये छोटे छोटे हो जाते हैं, वो बड़े बड़े बन ही नहीं पाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या आप बोलते हैं? इसीलिए ये मतलब कि जब इससे हम तरंग को छोड़ते हैं ना तो वो जो है बड़े बर्फ़ बन ही नहीं पाती, वो किस में बनती है? वर्षा के ही रूप में रह जाती है और वर्षा के रूप में होती है, बर्फ़ का फॉर्मेशन ही नहीं होने देती है। इसीलिए ये प्रोग्राम किया गया, ये तकनीकी ये इस तरह। अब आप सोच रहे होंगे क्यों हम पढ़ा रहे हैं, क्या ज़रूरी है? ठीक है, तकनीकी। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि हिमाचल प्रदेश जो है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश इसको लागू किया। कौन? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसको लागू करने वाला देश का पहला ऐसा राज्य हुआ है, ठीक दोस्तों। ये चीज़ हो गया। शायद हमको लग रहा दोस्त आपको दिख नहीं रहा, लिखा हुआ चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो अच्छा लिखी हुई चीज़ें फिर से लिखकर अच्छी तरह लिखने की कोशिश करते हैं। अगर लिखी हुई चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो इसको हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसका आप डिस्क्रिप्शन लिंक से तुरंत तो नहीं, बाद में आप इसमें देख लीजिएगा, इसका नोट्स हम दे देंगे, इसके अटैच कर देंगे। फिर से लिखते हैं। अब अगले टॉपिक पे देखते हैं दोस्तों। ये कल नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है ब्लैक कार्बन। हम ले लेते हैं ना, ब्लैक कार्बन क्या होती है? ब्लैक कार्बन थोड़ी हमारी लिखावट भी हल्की है दोस्त, इसलिए ब्लैक कार्बन, ये ब्लैक कार्बन जिससे कि आपको पता है, कंफ्यूज भी होंगे कि ब्लैक मीन्स ही होता है काला और कार्बन भी तो काला होता ही है ना। तो दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं है। आप इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक कार्बन। ये ब्लैक कार्बन आप जैसा कि सोच रहे हैं वही चीज़ें कार्बन ही होते हैं। कार्बन के ऐसे पार्टिकल, छोटे छोटे काले काले पार्टिकल, जो ऐसे काले काले पार्टिकल्स होते हैं, धूल हो गए, धूल के कण हो गए, जो जीवाश्म गाड़ियों से निकलते हैं, उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो कण हो गए, ईंट के भट्ठों से निकलते हैं, घरों की चिमनियों से मिलते हैं, निकलते हैं, खाना बनाते हैं। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उन्हीं को आप क्या बोलते हैं? उन्हीं को ब्लैक कार्बन बोलते हैं। तो ये क्या है, क्यों इतना है इम्पॉर्टेंट, क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसमें? इसलिए पढ़ रहे हैं कि अभी एक रिसर्च आया है। कौन रिसर्च किया है? विश्व बैंक ने जो है काराकोरम, हिंदुकुश काराकोरम और लद्दाख के ये जो हिमालय से आती है इस क्षेत्रों में अध्ययन किया है और उसने पाया है कि ये ब्लैक कार्बन इन क्षेत्रों में ज़्यादा जम गए हैं। अब क्या होता है? अब मान लीजिए इधर जो है गर्मी है अपने दिल्ली में, दिल्ली, यूपी, बिहार, और इधर इंडस्ट्रियल क्षेत्र है हरियाणा, पंजाब, ये सारे क्षेत्रों से है ना। अब इधर जब गर्मी होती है, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, सब होती हैं, तो गाड़ी यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, गर्मी बहुत है, और जब प्रेशर कम होता है तो यहाँ की चीज़ें उड़ करके किधर की ओर पहुँचती हैं? जहाँ प्रेशर कम है, उधर अधिक है ना, तो यहाँ की चीज़ें हवाएं गर्म होकर के उड़ती हैं और हिमालय क्षेत्रों में उधर प्रेशर मतलब कि उधर टेम्परेचर लो हुआ है और प्रेशर ज़्यादा, वहाँ पर क्या होता है? धीरे धीरे नीचे जमती हैं और जमते जमते वहाँ पर उन बर्फबारी भी होती है, तो वहाँ पर जो सतह हैं उनके साथ साथ एक कार्बन पार्टिकल्स भी क्या होते हैं? इस ग्लेशियर के फॉर्मेशन में ओलावृष्टि के साथ ये भी इसी में बन जाते हैं। जब यहाँ पर ये भी चीज़ें बन गई तो फिर क्या होगा? आप सोचिए कि बर्फ़ के साथ यहाँ पर कार्बन पार्टिकल्स भी छोटे छोटे उसी में जम गए हैं। लेकिन जब धूप होगी, ठीक दोस्त, जब इसमें धूप होगी तो क्या होगा? अब इस क्षेत्र में जब गर्मी का मौसम, ठंडे में ज़्यादा जम जाती है, गर्मी का मौसम आता है, जब सूर्य की तेज़ तेज़ रोशनी पड़ती है तो इस बर्फ़ से जो सफ़ेद है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए? यह वापस हो जाना चाहिए, सूर्य तक को वापस हो जाना चाहिए, वापस नहीं, एक काले काले कार्बन इसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है? बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघलती है। याद रखिए कितना तेज़, 1 से 3 मीटर प्रति वर्ष पर यह जो है इतनी फास्ट जो है यहाँ पर पिघल रही है। अब ग्लेशियर इतनी तेज़ी से पिघल रही तो इस उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का आना, हिमालय, उसके बाद नदी, समुद्र का जलस्तर बढ़ना, ये सब तो होगा ना समस्या है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो जो विश्व बैंक का ये अध्ययन है इस क्षेत्र में, वो ये बताता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर कहाँ पिघल रहे हैं? यहाँ पर पिघल रहे हैं, और इस ब्लैक कार्बन की वजह से इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव हो रहा है।
तो ये रहा हमारा न्यूज़ और ये चीज़ें नहीं है दोस्तों। अध्ययन हो गया, उसके बाद निष्कर्ष हो गया दोस्तों। इसमें पिघलने का ये चीज़ हो गया, मानव निर्मित भी होते हैं। तो ये हमारी चीज़ ब्लैक कार्बन होगा, ये अध्ययन होगा दोस्तों। ये अध्ययन को याद रखिएगा, ब्लैक कार्बन याद रखिएगा। आईएएस में भी सवाल पूछा है, आईएएस में सवाल इसको जो पूछा था उसको फ्लाई ऐश से थोड़ा सा अटैच करके बोला था। फ्लाई ऐश क्या है इसको आप देखिएगा, ये आईएएस ने 2016 में क्वेश्चन पूछा था, इसी में कार्बन का इसको लेकर के। और 2015 में एक आईएएस ने पूछा था, ठीक है, फ्लाई ऐश नाम से। और 2017 में इसमें पूछा था, ये ब्लैक कार्बन को पूछा था, कार्बन का स्थिरीकरण के नाम से बोलता है, और कार्बन फिक्सेशन या कार्बन फर्टिलाइजेशन के नाम से पूछा था 2017 में, जो लगभग मिलते जुलते हैं ना। तो ये चीज़ें आप पढ़ते जाइए और अक्सर सवाल पूछते रहते हैं पीसीएस में, आईएएस में। तो ये हो गया, ये मेंस में आपको काम आएगा विश्व बैंक का ये अध्ययन, ठीक है, किसका, विश्व बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक का ये अध्ययन है दोस्तों ना। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक समाप्त हुआ दोस्तों। फिर कल मिलते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, हमको भी उत्साह मिलता रहे, हम आपके लिए भी बेहतर से बेहतर काम करते रहें दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।